लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं फँसती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैंने आपसे कहा है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि विपक्ष कोई मुद्दा लेकर के आता था, ये विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाते थे, झूठे आरोप लगाते थे, उसके बाद में वो मुद्दा ख़त्म हो जाया करता था, वो सीधे मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ नहीं होता था। लेकिन राहुल गांधी को जेल और अमित शाह का इस्तीफा, या राहुल गांधी के जेल जाने से पहले अमित शाह इस्तीफा दे देंगे, या देश की जनता से माफी मांगकर अमित शाह इस पूरे मामले को रफा दफा कर देंगे। और ऐसे में फिर तो राहुल गांधी का जेल जाना जो है वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो झूठे आरोप राहुल गांधी पर लगाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उसको वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये देखी जा रही है कि फिलहाल अमित शाह माफ़ी मांगने के तैयार नहीं है और राहुल गांधी को जेल भेजने की भी तैयारी चल रही है। तो आखिरकार क्या वाकई अमित शाह ने राहुल गांधी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, इस षड्यंत्र में राहुल गांधी फंस जाएंगे और जो सारा दोष है वो राहुल गांधी पर मढ़ दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी का, आज हम जिक्र कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और अमित शाह ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, तो क्या माफ़ी मांगेंगे अमित शाह? इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। ये मैं इसकी शुरुआत कुछ ऐसा करना चाहूँगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो गलती आप करते हैं और आप माफ़ी कांग्रेस पार्टी से मंगवाना चाहते हैं, जबकि ये हम, आप और पूरे देश की जनता जानती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भरे सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने किया और कांग्रेस ने कहा कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन माफ़ी मांगना तो छोड़िए, आपने राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया, आपने पूरा माहौल कांग्रेस के खिलाफ ऐसा सेट कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सीधे सीधे तौर पर जो है, अगर कहा जाए तो वो फंसती नजर आई है और केवल झूठे आरोपों की वजह से। तो अब्बास भाई, इस पर मैं आपकी टिप्पणी ज़रूर लेना चाहूँगा कि अगर बयान अमित शाह ने दिया तो माफ़ी क्या कांग्रेस को मांगनी चाहिए, क्या माफ़ी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए? और अमित शाह अगर माफ़ी नहीं मांग रहे तो फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि सत्ता में बैठकर हम कुछ भी करेंगे और जो आवाज़ उठाएगा उसका हाल वही होगा जो राहुल गांधी के साथ हम कर रहे हैं। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दिया और इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने अपने महिला कुछ सांसद हैं उनको आगे कर दिया जिन्होंने राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की। और ऐसे में इन पर भी ये धारा लग गई कि भैया महिलाओं से छेड़खानी का भी आरोप लगा। देखिए, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, ये उसका हमेशा से रहा है कि वो पहले झूठे आरोप लगाती है और उसके ज़रिए से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। और हम पहले भी इस पर चर्चा करते रहे हैं और मैंने कहा है कि ये सिर्फ विपक्ष की आवाज़ को दबाना नहीं है, बल्कि ये जनता की आवाज़ को दबाना है। क्योंकि जनता की आवाज़ को दबाना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष जो है जनता के मुद्दों को उठाता है। भाई, सत्ता अपने तरीके से काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे छूट रहे होते हैं, जो तो सत्ता पक्ष उसको नहीं समझ पा रहा होता है, विपक्ष उन्हीं मुद्दों को तो उठाता है। भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मुद्दा है वो सत्ता या विपक्ष का मुद्दा थोड़ा ही है। भाई, बाबा साहब अंबेडकर ने राहुल गांधी के लिए कोई स्पेशल काम नहीं किया है, या कांग्रेस पार्टी के लिए कोई स्पेशल काम नहीं किया है, किसी पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने पिछड़े दलितों, आदिवासियों, जो समाज के पिछड़े लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उनके लिए काम किया है, उनके लिए संविधान बनाया है। और उसी संविधान की बदौलत आज अमित शाह जो है उस राज्यसभा में खड़े हुए हैं। वरना हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आपको पता है 1947 के पहले अंग्रेजों के गुलाम हम हुआ करते थे, उनकी जी हुजूरी हम किया करते थे। जो संविधान हमारे दिया गया है, इसमें पहले तो बहुत सारे हमारे महापुरुषों की इसमें वो है कि उन्होंने हमें आज़ाद कराया। उसके बाद में फिर हमारे देश में सत्ता चलाना, सरकार चलाना एक सबसे बड़ी चुनौती था। तो ऐसे में उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना वो योगदान दिया जो आज तक लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, आज तक लोग उसको उसकी बदौलत चल रहे हैं। भाई, विपक्ष ये कह रहा है कि इस आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। जो विपक्ष आवाज उठा रहा है कि अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो। और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि 2025 में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, 2025 में ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अमित शाह अभी तक माफी नहीं मांग रहे हैं, ना झुक रहे हैं। तो क्या बड़ा फर्क अमित शाह के बयान से पड़ेगा
और जिस तरीके से इन्होंने विपक्ष को फंसाने की कोशिश की, अब कहीं ना कहीं यही फंसते नजर आ रहे हैं। और इनको जो है जनता आज देख रही है, और पूरा तरीके से अगर देखा जाए, चाहे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ड्रामा पॉलिटिक्स अच्छी करती है। बिल्कुल, बीजेपी बहुत अच्छी ड्रामा पॉलिटिक्स करती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैंने आपसे कहा है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि विपक्ष कोई मुद्दा लेकर के आता था, ये विपक्ष पर इल्जाम लगाते थे, झूठे आरोप लगाते थे, उसके बाद में वो मुद्दा खत्म हो जाया करता था, वो सीधे मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ नहीं होता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जन जन के प्रति, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति जन जन का समर्थन है। और आपने देखा है कि अमित शाह के बयान के बाद से ही सिर्फ संसद में नहीं, सिर्फ विधानसभाओं में नहीं, बल्कि देश के चप्पे चप्पे पर, सड़कों पर जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की मनमानी बहुत हो गई है, अब बीजेपी से हम मुक्ति चाहते हैं। और इस मुक्ति चाहने में अमित शाह ने उनका और योगदान बढ़ा दिया है, माफी ना मांगकर। माफी अगर मांग लेते तो शायद जो ये मुद्दा खत्म हो गया होता। पहले विपक्ष ने माफी मांगने की बात की थी कि आप इस बयान के लिए माफी मांगिए, लेकिन क्या है, बीजेपी के अंदर अहंकार भरा हुआ है। उसको ये लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, जैसा हम कहेंगे वैसा लोग मानेंगे। और अहंकार आपको पता है कि डूबने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो बीजेपी अब उस सीढ़ी पर चल चुकी है। कहीं ना कहीं मैं आपको इसका एग्जाम्पल ये भी देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस के अंदर भी एक अहंकार आ गया था कि हमें सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। बस यही वजह का फायदा बीजेपी को मिला और कांग्रेस ने उसका खामियाजा भुगता, और 10 साल से केंद्र की सत्ता से वो बाहर हैं। और ये मतलब ये नया जो चुनाव 24 के बाद में लगभग कितने साल तक बाहर रहते हैं, ये भी काफी देखना होगा। क्योंकि अभी देखना ये है कि अमित शाह इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, और केंद्र की जो सरकार है वो अगले 5 साल तक चल पाती है या नहीं चल पाती है, या इससे पहले। क्योंकि अमित शाह अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है जो उनके सहयोगी एनडीए के दल हैं वो अपना समर्थन वापस ले लें, और समर्थन वापस लेने के बाद में बीजेपी के अंदर जो बगावत देखने को मिल रही है, तो उस बगावत से बीजेपी अल्पमत में आ जाए, और अल्पमत में आ जाएगी तो बीजेपी की सरकार जो है केंद्र से गिर सकती है। अब्बास भाई, बीजेपी ये कह रही कि इतना ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चिंता ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, इन्होंने अपनी सरकार में दलितों को आरक्षण देने के लिए कितना काम किया, इन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया, और जबकि ये देख रहे हैं कि इन्होंने एक खास वर्ग को आगे बढ़ाया जबकि पिछड़े समाज को पीछे किया, और आज यही बात कर रहे हैं कि दलित का अपमान हुआ, जबकि अपमान तो कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, आप इसका सब लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सब देख सकते हैं कि पिछले जब 1947 में या 1950 में दलितों पिछड़ों का हमारे देश में क्या हाल था। उस वक्त उनको कोई बराबर में पास बैठाना भी अच्छा नहीं समझता था, उनका कहीं ना कहीं अपमानित किया जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, लोगों की सोच बदली है, और कहीं ना कहीं एक दलित व्यक्ति भी जो है आपके सामने कुर्सी पर बैठ सकता है। आज अपने उस संविधान में वो अधिकार दिए गए हैं जो अधिकारों के जरिए वो किसी भी सरकार से, किसी भी अधिकारी से, किसी भी व्यक्ति से लड़ सकता है, क्योंकि उसको अधिकारों की पहचान है। अगर वो उसको भीमराव अंबेडकर ने वो अधिकार ही नहीं दिए होते तो वो कहां पर लड़ने जाता, वो किससे लड़ने जाता, वो किससे फरियाद करता। तो कांग्रेस ने ये मतलब कांग्रेस पर ये आरोप गलत है कि उसने दलितों को, पिछड़ों को पीछे रखा है। वो आज तक भी दलितों पिछड़ों की बात करती है। हाँ, ये थोड़ी बात है कि जो लोगों की मेंटेलिटी होती है उसको समझने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये टाइम जो लगा है, इतने सालों का समय लगा है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि दलितों की स्थिति हमारे देश में पहले की तुलना में तो बहुत ज्यादा बेहतर है। और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही देन है कि उसने कोई पक्षपाती नहीं की, बल्कि उन्होंने संविधान के अनुसार, जो संविधान में दलितों को आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया। अगर विरोध भी आरक्षण का किया है तो वो बीजेपी ने किया है। कभी भी कांग्रेस ने दलितों के आरक्षण का कोई विरोध नहीं किया, कभी भी दलितों के हकों को नहीं मारा, कभी भी अल्पसंख्यकों के हकों को नहीं मारा, बल्कि हमेशा उनको प्रमोट करने का काम किया है। और यही वजह है, अगर आप देखें तो आज जो वोटर्स है, दलित वोटर्स है, पिछड़ा वोटर्स है, आदिवासी वोटर्स है, या अल्पसंख्यक का जो वोटर्स है, वो कांग्रेस के साथ में आज भी ज्यादा है, बीजेपी के साथ में उतना नहीं है। और ये इसका जीता जागता प्रमाण है, जीता जागता उदाहरण है कि कांग्रेस ने उनके साथ में गलत नहीं किया। अगर गलत किया होता तो आज ये लोग कांग्रेस के साथ में ना होते, बल्कि किसी और पार्टी के साथ में होते। तो ये जो अब्बास भाई ने पूरी जानकारी दी है, और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आज देखिए, पिछला जो हुआ वो हुआ, लेकिन सरकार आज आपकी है, गृह मंत्री आज आपके हैं,
मंत्री आज आपके हैं और गलती आपसे हुई है तो माफ़ी तो फिर आपको ही मांगनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि विपक्ष माफ़ी मांगेगा। और मैं ये देश की जनता से भी चाहूँगा कि वो इस मुद्दे पर अपनी राय दे और ये बताए कि क्या जो वाकई माफ़ी है वो माफ़ी अमित शाह को नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या उन्हें देश की जनता के सामने नहीं झुकना चाहिए, या जानबूझकर अमित शाह को बचाने के लिए विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। और क्या देश की जनता ये भूल पाएगी कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और फंसाने का काम विपक्ष को किया, और क्या इसका असर बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।